श्री वेदांता एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये लेक्चर करेंट का है। उस लेक्चर में हम समझेंगे नोबेल प्राइज। आज हम समझेंगे चिकित्सा का नोबेल प्राइज किसे प्राप्त हुआ है और साथ ही समझेंगे कि नोबेल प्राइज जो स्टार्ट कैसे हुआ और इसके कुछ फैक्ट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चिकित्सा का नोबेल प्राइज नॉमिनेशन हो चुका है और ये हो गया है 2 अक्टूबर को हो चुका है, परंतु ये मिलेगा कब? ये मिलेगा 10 दिसंबर को मिलेगा। 10 दिसंबर को क्यों मिलेगा? इसके पीछे एक रीजन है, एक कारण है, एक कहानी है, उसे हम समझेंगे। चलिए, आप जो ये 2 इमेज देख रहे हैं, ये 2 इमेज, ये 2 साइंटिस्ट है जिन्हें चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला है जो 2023 का। ठीक है, एक है कैटालिन कारिको और एक है ड्रू विसमैन। इन दोनों को 2023 का चिकित्सा का नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये जो है ये महिला है एक, और एक ये पुरुष है। जो कैटालिन है ये महिला है और ये मूलतः कहाँ की है? ये मूलतः हंगरी की है। हुआ क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं कि जो नोबेल प्राइज है इनको किस में मिला है। इनको नोबेल प्राइज मिला है mRNA तकनीक के शोध में, इनको नोबेल प्राइज मिला है। यहाँ पे आप देखना कि जो एम है ये एम स्मॉल है। एम स्मॉल मतलब है कि ये, इसका मीनिंग क्या होता है? एम का मीनिंग होता है यहाँ पे मैसेंजर, और आरएनए जो होता है उसका होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये जो तकनीक है, इस तकनीक से होता क्या एक्चुअली में? इस तकनीक के माध्यम से ही अभी जो कोविड-19 गया है इसकी वैक्सीन बनाई गई थी। यानी कि ये तकनीक वो तकनीक है जिसके माध्यम से वर्तमान में वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो mRNA तकनीक है ये होती क्या है, इसे समझ जाइए आसान भाषा में। जैसे मान लीजिए आपको कोविड हो चुका है। ठीक है, कोविड होने के पश्चात आपकी बॉडी में जो कोविड का वायरस है वो इंजेक्ट हो चुका है। हुआ क्लियर? ठीक है, इसके बाद अगर जो mR तकनीक से अगर हमने वैक्सीन बनाई है और ये वैक्सीन को हम अपने बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो एक्चुअली होगा क्या? जो ये M है, ये जो M है, M हमारी बॉडी में जो कोशिका है, कोशिका को एक मैसेज देगा और ये मैसेज देगा कि जो कोविड वैक्सीन, जो कोविड वायरस है, इसके खिलाफ जो हमें बॉडी में जो प्रोटीन की कमी है वो प्रोटीन कैसी कैसी पूरी की जाए, वो प्रोटीन का उत्पादन, कौन सा उत्पादन किया जाए ताकि हमारी जो बॉडी है वो कोविड-19 के वायरस से लड़ सके। हुआ क्लियर? ठीक है, यानी कोविड-19 का जो वायरस है वो बॉडी में इंजेक्ट है और इस वायरस के लिए कौन सी प्रोटीन की आवश्यकता होगी जिससे ये लड़ सके, ये उसको मैसेज देगा। किसको? हमारी कोशिका को, एम। और जब ये कोशिका को मैसेज देगा, जो कोशिका होगी बॉडी की वो वही प्रोटीन का निर्माण करेगी। जब वो निर्माण करेगी तो हमारी बॉडी में क्षमता विकसित होगी। किसके लिए? जो कोविड वायरस है उसके खिलाफ लड़ने के लिए। और वो जो प्रोटीन होगी उस वायरस से लड़ेगी, वायरस कमजोर होगा और हमारा जो जीवन है वो सुरक्षित हो जाएगा। तो ये सिंपल सी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आने वाले समय में जो असाध्य बीमारी है जैसे कि एड्स हो गया या फिर कैंसर हो गया, इसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तकनीक की ऐसी है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, अभी जो चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला है किसे? कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को। इन्हें वैक्सीन निर्माण के लिए नहीं मिला है, इन्हें मिला है जो वैक्सीन निर्माण जिस तकनीक से की जाती है वो तकनीक का, उस तकनीक का जो शोध है उन्होंने किया है। वो तकनीक का नाम क्या है? mRNA। आपको पीटी में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा, जो mRNA है इसमें M का मतलब क्या होता है? तो वो है मैसेंजर, और जो RNA है उसका मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। हुआ क्लियर? इतनी आपको बात समझ में आ चुकी होगी, आई होप। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। एल्फ्रेड नोबल।
इन्हीं के नाम पर इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, तो इनकी कहानी सुन लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है, नोबेल प्राइज शुरू होने के पीछे कहानी क्या है, रीजन क्या है। ठीक है, तो नोबेल जो अल्फ्रेड नोबेल है, इनका जन्म हो गया था 1833 में। हुआ क्लियर? इनके पिता भी एक अच्छे इंजीनियर थे और अल्फ्रेड नोबेल स्वयं एक इंजीनियर थे और साथ ही साथ ये वास्तुकार भी रहे हैं। हुआ क्लियर है? ठीक है, इसके पश्चात क्या होता है कि 1867 आता है। 1867 को अल्फ्रेड नोबेल ने एक आविष्कार किया, उस आविष्कार का नाम था डायनामो। और डायनामो से आविष्कार जो हुआ था, डायनामो का आविष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि ये बनाते थे रोड। ठीक है, तो रोडों में जो बड़े बड़े पहाड़ आते थे उनको ब्लास्ट करने के लिए इनको एक ऐसा ब्लास्ट करने के लिए उत्पाद चाहिए था जिससे ये पहाड़ को आसानी से तोड़ सके। उसी लिए उन्होंने एक डायनामो का आविष्कार किया था जिससे ये ब्लास्ट कर सके और अपना काम को आसान कर सके। परंतु जो डायनामो है उसका एक और यूज था, वो था मानव की हत्या। इसके पश्चात क्या होता है, 1888 आता है। 1888 का जो साल था, एक दिन सुबह जो अल्फ्रेड नोबेल अपने घर में अखबार पढ़ते रहे। अखबार की जो पहले ही पेज लाइन में हेडलाइन पढ़ते हैं, वहां लिखा था, अच्छा हो गया मर गया मानव का हत्यारा, डायनामो का आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि मरा कौन था। इसकी दो कहानी है। एक कहानी तो ये बोलते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल के भाई मरे थे, और कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी जो फैक्ट्री थी अल्फ्रेड नोबेल की, वहां पे आग लग गई थी। तो कुछ लोगों ने माना कि अल्फ्रेड नोबेल खुद मर गए, और किसने बोला कि कोई इनका भाई मर गया था, परंतु सबने समझे कि वो अल्फ्रेड नोबेल की ही वहां पे मृत्यु हो चुकी है। इसलिए पेपर वालों ने छाप दिया कि अच्छा हो गया मर गया मानव का हत्यारा। अब ये जब न्यूज पढ़े किसने, अल्फ्रेड नोबेल ने जब न्यूज पढ़े तो वो अंदर से हिल गए और उन्होंने ये सोचा कि मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे इसलिए याद करेगी कि मैंने एक डायनो बनाया था जिससे मानव की हत्या होती है। उसी दिन इन्हें डिसाइड किया, एक वसीयत लिखी। वसीयत में लिखा कि जो भी विश्व शांति के लिए कार्य करेगा 5 क्षेत्रों में, एक है साहित्य, एक है शांति, एक है फिजिक्स, एक है चिकित्सा और एक है रसायन। ये 5 क्षेत्रों में जो भी विश्व शांति के लिए काम करेगा उसे नोबेल प्राइज दिया जाएगा। ये ऑलरेडी बहुत रईस थे, तो इन्होंने अपनी सारी जो संपत्ति थी वो नोबेल फाउंडेशन के लिए दान कर दी। इसके पश्चात क्या होता है कि जो एक साल आता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है 12 दिसंबर को, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 12 दिसंबर और सॉरी 10 दिसंबर 1896। हुआ क्लियर? 12 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हो जाती है और ये वसीयत में लिखते हैं कि मेरी जो मृत्यु होगी उसकी जो पुण्यतिथि होगी उसमें नोबेल प्राइज दिया जाएगा जो भी इस क्षेत्र में शांति के लिए कार्य करता है। इसीलिए प्रति वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाता है और इस नोबेल प्राइज का जो नॉमिनेशन होता है, जो घोषणा होती है, वो अक्टूबर से शुरू हो जाती है। इसलिए 2 अक्टूबर को चिकित्सा का नोबेल प्राइज घोषित कर दिया गया, जिनका नाम है, एक का नाम है कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मेन। आप जितने बार पढ़ोगे उतने बार आप भूल जाओगे, उतने बार आपको याद होगा। इसलिए बार बार इमेज देखकर याद कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आएंगे तो आपको क्लिक नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी चिकित्सा के आने के हैं, अभी फिजिक्स भौतिकी के आने के हैं, रसायन के आने के हैं, शांति के आने के हैं और अभी आने अर्थशास्त्र के भी आने के हैं। इसलिए हुआ क्लियर? ये कहानी थी नोबेल प्राइज बनने की। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो अल्फ्रेड नोबेल
जो नोबल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 1910 में, और जो नोबल प्राइज दिया गया था पहली बार वो दिया गया था 1901 में, 10 दिसंबर 1901। हुआ क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कितने क्षेत्र में नोबल प्राइज दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्र हैं। एक है भौतिकी, एक है रसायन, एक है चिकित्सा, एक है साहित्य, और एक है शांति, और एक है अर्थशास्त्र। ये जो 5 क्षेत्र हैं ये नोबल के वसीयत में लिखी थी, परंतु बात आती है अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र का जो नोबल प्राइज दिया जाता है ये स्कॉटलैंड की जो स्वीडन जो बैंक है वो देता है। अपने 300वीं वर्षगांठ में इसने इस नोबल प्राइज की स्थापना किया था, जिसका सन है 1968। इसमें अर्थशास्त्र के नोबल पुरस्कार की स्थापना हो गई थी, परंतु 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र का नोबल प्राइज दिया गया था। हुआ क्लियर? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर होता है। अर्थशास्त्र जो होता है उसमें हम इसमें सिद्धांत की बात करते हैं, परंतु अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्र, किसी राज्य, किसी विशेष क्षेत्र के बारे में हम उसमें उसका व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। ये 2 अंतर है। हुआ क्लियर? 2 बार पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति, यानी ये इसमें मैंने वो फैक्ट इंक्लूड किया है जिसमें 2 बार नोबल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो एक है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला है जिसे 2 बार, ये ऐसी पहली महिला है जिसे 2 बार नोबल प्राइज मिला है। हुआ क्लियर? एक बार फिजिक्स के लिए 1903 में रेडियो एक्टिव के लिए, और दूसरी बार मिला है केमिस्ट्री के लिए 1911 में रेडियम के लिए। ये एकमात्र ऐसी आविष्कारक है जिनके आविष्कार ने ही इनकी जान ले ली। ये था रेडियम। इनकी जो मृत्यु हुई है उसका कारण रेडियम है। इनको जो नोबल मिला है 1911 में उसका कारण भी रेडियम है। हुआ क्लियर? तो मैडम क्यूरी का याद रखना, ये पहली ऐसी महिला है जिसे 2 बार नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एक बार फिजिक्स के लिए, एक बार केमिस्ट्री के लिए, रेडियो एक्टिव और रेडियम के लिए, और रेडियम के कारण ही इनकी मृत्यु हुई थी। चलती है नेक्स्ट में। जॉन बर्डिन। ये जॉन बर्डिन भी जो है इन्हें भी 2 बार नोबल पुरस्कार मिला है। दोनों बार फिजिक्स में मिला है, फिजिक्स 1956 में मिला है ट्रांजिस्टर के लिए, और 1972 में मिला है अति चालकता के लिए। तो याद रखना, एक हो गई मैडम क्यूरी और एक हो गए जॉन बर्डिन को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। जो जॉन बर्डिन है वो फिजिक्स के लिए 2 बार मिला है, 56 और 72 में ट्रांजिस्टर और अति चालक के लिए। हुआ क्लियर? फ्रेडरिक सेंगर, इनको भी 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। दोनों बार केमिस्ट्री के लिए मिला है। एक बार मिला है 1958 में इंसुलिन के लिए, और एक बार मिला है 1980 में डीएनए के लिए। फ्रेडरिक सेंगर एक हो गए, मैडम क्यूरी हो गई। ठीक है, इनको भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। जो फ्रेडरिक सेंगर है केमिस्ट्री के लिए मिला है 2 बार, और इंसुलिन और डीएनए के लिए मिला था। हुआ क्लियर? आपको आविष्कार याद नहीं रखना है, परंतु मैडम क्यूरी का याद रखना है क्योंकि उनकी उससे मृत्यु भी हुई थी, पहली महिला भी थी। ठीक है, और बाकी का याद रखना है कि किसको 2 बार मिला है। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा आपसे कि इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिनको 2 बार मिला है, तो वहां पे आपको डील करने के लिए अच्छा रहेगा। लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को भी 2 बार मिला है, एक बार केमिस्ट्री के लिए और एक बार शांति के लिए। केमिस्ट्री के लिए मिला है 1954 में केमिकल में, और जो शांति का मिला है 1962 में परमाणु के लिए। ठीक है, लिनस पॉलिंग को भी 2 बार मिला है, मैडम क्यूरी को 2 बार मिला है, फ्रेडरिक सेंगर को 2 बार मिला है। ठीक है, एक है बेरी शार्पलेस। बेरी शार्पलेस को भी केमिस्ट्री के लिए 2 बार मिला है, एक बार मिला है 2001 में और एक बार मिला है 2022 में। बेरी शार्पलेस एक हो गए।
लिनस पॉलिंग 2 बार, फ्रेडरिक सेंगर 2 बार, जॉन बर्डिन 2 बार, मैडम क्यूरिंग 2 बार। मैडम क्यूरी 1 हो गई, जॉन बर्डिन 2, फ्रेडरिक सेंगर 2, तीसरा लिनस पॉलिंग चौथा और बेरी साफलेस 5वें। 5 व्यक्ति को 2-2 बार मिला है। ठीक है, कब से नोबेल प्राइज मरणोपरांत नहीं दिया जाता? तो 1974 से। जो नोबेल कमेटी है उसने 1974 में डिसाइड किया कि हम किसी को भी मरने के उपरांत हम नोबेल प्राइज नहीं देंगे। परंतु यहाँ पे एक लूप होल है कि अगर यदि कोई पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे अभी चल रहा है अक्टूबर, और अक्टूबर में 10 अक्टूबर को मान लो एक व्यक्ति का नाम आ गया किसमें, भौतिक शास्त्र में, उसको दिया जाएगा क्या, नोबेल पुरस्कार। परंतु क्या होता है, जो इसके बाद का महीना कौन सा होता है अपना, नवंबर। नवंबर में इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में इसको वहां पर कहना चाहिए नोबेल प्राइज दिया जाएगा। यानी कि मरने के उपरांत नहीं जाएगा, पर घोषणा के उपरांत अगर मर चुका है तो उसे दिया जाएगा। हुआ क्लियर? और ये जो नियम कब से लागू हुआ है, ये 1974 से लागू हुआ है। तो आप जो ये बताया हूं फैक्ट दो वाले, ये फैक्ट को कहीं लिख लेना ताकि आपको जब भी एग्जाम आती है, ठीक है, कभी किसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन से व्यक्ति को 2 बार मिला है, उस कंडीशन में आपको क्वेश्चन को डील करने में आसानी होगी। और ये जो पीडीएफ है आपको श्री वेदांता एकेडमी इंदौर के टेलीग्राम में आप पास में से मिल जाएगी, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।